देखते हैं कितनी आत्मा है। गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पॉलीमर। पॉलीमर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और सारे ही एग्जामों में इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते। नीट में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन, जेई में भी 3 क्वेश्चन और फर्स्ट ग्रेड में इस चैप्टर से 6 क्वेश्चन हर ईयर पूछे जा रहे हैं। इसका मीन्स ये हुआ कि अगर हम पॉलीमर पढ़ते हैं तो हमें ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ज़्यादा लाभ होगा, बेनिफिट होगा बाकी किसी चैप्टर के कंपैरिजन, क्योंकि इसमें कोई रॉकेट साइंस वाला क्वेश्चन नहीं आएगा। जो लिखा है वही याद करने पर सीधा सीधा पूछा जाएगा। जबकि बच्चे क्या करते हैं, बाकी किताबों में पूरी साल लगे रहते हैं और इन चैप्टर्स को नेग्लेक्ट मारते हैं, जो कि बहुत ही गंदा ट्रेंड है। तो हम पढ़ रहे हैं आज का चैप्टर जिसका नाम है पॉलीमर। इसके नाम से ही हमें दिख रहा है कि कई सारी यूनिट को अगर हम आपस में अटैच कर दें, अगर हम कई सारी यूनिट्स को आपस में अटैच कर दें तो उसको हम पॉलीमर कहते हैं। और जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है उसको हम मोनोमर यूनिट कहते हैं। आवाज आ रही है भैया? ओके, तो हम चलते हैं आगे पॉलीमर को पढ़ने के लिए। तो हमने यहाँ पर सीखा पॉलीमर का मीन्स क्या है। मैनीमर। मैनीमर का मतलब होता है कई सारी छोटी छोटी यूनिट अगर आपस में मर जाए, आपस में मिल जाए तो हम उसको कहेंगे पॉलीमर। और इसका हिंदी में नाम होता है बहुलक। बहु का मतलब मैनी और लक मीन्स यूनिट। तो कई सारी छोटी छोटी यूनिट जब आपस में जुड़ जाती हैं तो एक बहुलक बन जाता है और एक चैप्टर तैयार हो जाता है जिसका नाम पॉलीमर। जिससे मिलेंगे हमको नीट में 3, जेई में 3, सेकेंड ग्रेड में 2 और फर्स्ट ग्रेड में 6 क्वेश्चन। तो हम सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन और वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। तो डाल ले टॉपिक भैया क्लासिफिकेशन, और हिंदी में कहेंगे वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन। तो जो क्लासिफिकेशन है वो पहला क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। स्रोत के आधार पर, कहां से आया, कैसे बना। तो पहला क्लासिफिकेशन है सोर्स के बेसिस पर, या फिर हिंदी में कहेंगे स्रोत्र। कुछ ऐसे लिखते हैं। इसके बेसिस पर हम सब जानते हैं 3 तरह के पॉलीमर बन सकते हैं। इसके बेसिस पर 3 टाइप्स के पॉलीमर हैं और पहले वाले का नाम है नेचुरल और प्राकृतिक। दूसरे वाले का नाम है आर्टिफिशियल या फिर कृत्रिम। आर्टिफिशियल, और ये है सबसे इंपॉर्टेंट जिसका नाम है सेमी आर्टी। सेमी आर्टिफिशियल अर्थात अर्ध कृत्रिम। तो ये तो हमारा हो गया अर्ध कृत्रिम और ये हो गया कृत्रिम और ये हो गया प्राकृतिक। प्राकृतिक पॉलीमर, नेचुरल पॉलीमर सारे लोग जानते हैं, किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है। डीएनए, आरएनए, ठीक है ना, और सेलुलोज, सेलुलोज, और बायोलॉजी वाले हजारों पॉलीमर जानते हैं, ग्लाइकोजन एटसेट्रा एटसेट्रा, प्रोटीन। आर्टिफिशियल के भी हम हजारों एग्जाम्पल जानते हैं, ठीक है ना, पीवीसी, पॉलीथीन। लेकिन सेमी सिंथेटिक के कुछ ही एग्जाम्पल हैं। सेमी सिंथेटिक या अर्ध कृत्रिम का मतलब है हमने किसी नेचुरल पॉलीमर्स में चेंज करके, नेचुरल पॉलीमर में थोड़ा बहुत बदलाव करके उसको नए उसमें बदल दिया।
तो इसके दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं और एक का नाम है सेलुलोज नाइट्रेट। भैया इसको कहते हैं सेलुलोज नाइट्रेट, और दूसरा है सेल्यूलोज एसीटेट। हिंदी में भी इनके यही नाम है। कोई बता सकता है कि सरफेस केमिस्ट्री में सेलुलोज नाइट्रेट का नाम क्या होता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में यूज करते हैं इसको। हाँ बिल्कुल, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में यूज करते हैं, पर किस नाम से? नाइट्रोसेल्यूलोज। नाइट्रोसेलुलोज तो देख ही रहे हो तुम, सी से नाम होता है, सी से। वो जो हम है कॉलिडॉन, इसका नाम होता है कॉलिडॉन। तो सेलुलोज नाइट्रेट और एथेनॉल को जब हम आपस में मिला लेते हैं तो एक कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाता है जिसको हम कहते हैं कॉलिडॉन, और इसको कहते हैं क्या? रेयॉन। ये रेयॉन के नाम से जाना जाता है। और एक बार नीट में बायोलॉजी के पेपर में आया कि रेयॉन क्या है? आर्टिफिशियल सिल्क है। क्या है? आर्टिफिशियल सिल्क, कृत्रिम सिल्क के नाम से इसको जानते हैं। कृत्रिम सिल्क के नाम से इसको जानते हैं, पर ये किससे बनी हुई है? कार्बोहाइड्रेट से। जबकि नेचुरल सिल्क किससे बनी हुई होती है? प्रोटीन से। आर्टिफिशियल सिल्क जिसका नाम रेयॉन है वो कार्बोहाइड्रेट से बनी है। कहीं पे लिख लो, बायोलॉजी का क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ। हटा दे भैया क्लासिफिकेशन, लिख लो तो बता देना। अगर नोट हो जाए तो बता देना, तो मैं नया क्लासिफिकेशन लिख दूंगा। हो गया सर। ओके, हम अगला क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर के बेसिस पर। स्ट्रक्चर के बेसिस पर स्ट्रक्चर के बेसिस पर बी क्लासिफिकेशन है संरचना के आधार पर या स्ट्रक्चर के बेसिस पर। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर या संरचना के आधार पर। इसमें जो पहला टाइप है वो है लीनियर, रेखीय पॉलीमर। लीनियर और रेखीय, और कोई इसमें रॉकेट साइंस जैसी बात नहीं है, कोई पेपर में आने के चांस नहीं है। दूसरा है ब्रांच्ड। ब्रांच्ड का मतलब शाखित। शाखित वो होगा जिसमें कुछ कार्बन वगैरह की ब्रांच नीचे लटकी हुई होंगी। सिर्फ यहां पर ब्रांच से हमको एक क्लू मिल सकता है, और वो क्लू ये है कि अगर कोई ब्रांच्ड हो जाए तो वो लिक्विड हो जाता है या उसके फोर्सेस कमजोर हो जाते हैं। तो जनरली जितनी भी लिक्विड पॉलीमर है उसको देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें कोई ना कोई ब्रांच जरूर है। और थर्ड वाले इंपॉर्टेंट है, इसको हम कहते हैं क्रॉस लिंक्ड, और हिंदी में कहते हैं त्रियक। त्रियक ऐसे कर, और 3D पॉलीमर भी कहते हैं। इस 3D पॉलीमर के दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं जो ज्यादातर बच्चों को आते हैं, और पहला है बेकेलाइट और दूसरा है मेलामाइन। मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड। रेजिन। रेजिन वर्ड कहीं पे आता है तो ये बहुलक को ही बताता है, पॉलीमर्स को बताता है। तो ये 3D दो पॉलीमर हैं जो सबसे ज्यादा क्या, ये दो ही हैं जो पूछे जाते हैं बार बार। ठीक है ना? जिस बोर्ड पर हम पढ़ रहे हैं ये माइका इसी की बनी हुई है,
जिस बिजली के स्विच से हम रोज बिजली प्लस ऑन और ऑफ करते हैं वो भी बैकलाइट से बनी हुई। क्लियर? तो इस क्लासिफिकेशन में सिर्फ ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, अगर किसी में ब्रांच आ गई है तो उसकी फोर्सेस कमजोर पड़ जाएंगी और वो थोड़ा लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। क्लियर? तीसरा क्लासिफिकेशन फोर्स के बेसिस पर जो इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्लासिफिकेशन फोर्स या बल के आधार पर है कि उनके बीच में कौन सा फोर्स काम कर रहा है। उनके बीच में कौन सा फोर्स काम कर रहा है। इसके बेसिस पर चार पॉलीमर बनते हैं। तो हम चारों को एक लाइन से लिख रहे हैं और जिस रो लाइन से लिख रहे हैं वही इनके फोर्स का ऑर्डर भी है और यही क्वेश्चन भी है कि पहला है इलास्टोमर। इलास्टोमर हिंदी में इसको कहते हैं प्रत्यास्थ बहुलक। तो हिंदी में तो इसके नाम से ही पता लग जा रहा है और अंग्रेजी में भी नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें क्या है, इलास्टिसिटी है। दूसरे वाले का नाम है थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक को हिंदी में कहते हैं ताप सुनन्य सुनमय, अर्थात टेम्परेचर से इसकी शेप बिगाड़ी जा सकती है, इसको नया बनाया जा सकता है। और तीसरा है फाइबर। फाइबर को हिंदी में रेसे कहते हैं और जो फोर्थ है उसका नाम है थर्मोसेटिंग और हिंदी में इसको कहते हैं ताप धारण। मतलब एक बार तो जो शेप इसने एक्वायर कर ली वही शेप रहेगी और जबकि इसकी शेप को हम बिगाड़ सकते हैं। जैसे घर में रिलेटिव आए और प्लेटें कम बन पड़ गई तो फटाफट गिलास को गैस पे गर्म किया और प्लेट बना दी, ये काम इसका है। अब इनके अंदर फोर्स कौन कौन से, ठीक है ना। तो सबसे कमजोर फोर्स किस में होंगे, कोई बता सकता है? सबसे कमजोर फोर्स इसमें, और सबसे कमजोर फोर्स ये होते हैं वॉन्डरवॉल फोर्स होते हैं इसमें। ठीक है, आगे बढ़े। और इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड जैसे कोई थोड़े से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। फाइबर के अंदर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है डाइपोल डाइपोल फोर्स टाइप के, और उसके अंदर तो कोवलेंट बॉन्ड होता है। इलास्टोमर का एग्जाम्पल नेचुरल रबर है, प्राकृतिक रबर। नेचुरल रबर इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। और फाइबर के एग्जाम्पल खूब सारे हैं, सिल्क हो सकता है। सर आवाज कट रही है नहीं, ये आपकी। थर्म, अच्छा करते हैं सही। नेचुरल रबर के बाद में थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल है पीवीसी और पॉलीथीन। और इसका एग्जाम्पल है नायलॉन। नायलॉन 66, नायलॉन 6। और इसके फिर से वही दो एग्जाम्पल हैं जिनके नाम है बेकेलाइट और मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। तो हम क्लास को वापस से ऑन कर रहे हैं भैया। अरे हर्षित, तेरी भी आवाज कट रही है क्या? मैंने अभी रिज्वाइन करा, अब सही है। वापस से रिज्वाइन कर ले भैया प्रदीप, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है नीट के लिए तो बहुत ही ज्यादा, और आ सकता है कि इनके फोर्स का ऑर्डर क्या होगा।
थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में हम एक इंपॉर्टेंट बात लिखेंगे, और वो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि प्लास्टिसाइजर की हेल्प से इसका शेप चेंज कर सकते हैं। प्लास्टिसाइजर की हिंदी भैया मेरे को भी नहीं आती है, साइजर। तो ठीक है, प्लास्टिसाइजर की सहायता से, हेल्प से हम इसकी शेप को बदल सकते हैं। और प्लास्टिसाइजर का एक कॉमन एग्जाम्पल है डाई मिथाइल थैलेट, डाई मिथाइल थैलेट और कपूर, कपूर और डाई मिथाइल थैलेट। प्रदीप, अब ठीक चल रही है आवाज है? नहीं, कट तो रही है सर बीच बीच में। अभी भी कट रही है? तो तेरी तो खराब नहीं गई, तो हमारे नेट को कह रहा हूं है? नहीं सर, हर्षित, वाईफाई लगा रखा है। हर्षित, अबे हमारे घर का वाईफाई नहीं चलता, बदमाश जियो। जब लगाया था तब तो बहुत अच्छी स्पीड देता था। जियो का वाईफाई अब तुम्हारी पढ़ाई के जैसा हो गया, धीमे धीमे। उसमें उसको सॉल्वेंट बना के उसमें डिजोल्व कर, हम बताएंगे कैसे। उसको एसीटोन वगैरह में पहले सॉल्यूशन बनाएंगे कैंफर का, फिर डाल डाई मिथाइल थैलेट। अब हम चल रहे हैं तीसरा क्लासिफिकेशन। तो थर्ड वाला जो क्लासिफिकेशन है वो इसके बनने के आधार पर है। फोर्थ है, तो फोर्थ क्लासिफिकेशन इस बात पर है कि हम उसको बना कैसे रहे हैं। तो बनाने के बेसिस पर अगर हम देखते हैं तो दो पॉलीमर होते हैं, एडिशन, और इनको हम चेन ग्रोथ भी कहते हैं। एडिशन का मतलब हो गया योगात्मक फॉर्मेशन, और चेन ग्रोथ का मतलब है श्रृंखला वृद्धि। हाँ जी, फॉर्मेशन के बेसिस पर कैसे पॉलीमर का फॉर्मेशन होगा, बनेगा, उसके बेसिस पर पहला क्या है, एडिशन पॉलीमर, योगात्मक बहुलक। यहां पर हमारा क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा कि एडिशन पॉलीमर के लिए उस कंपाउंड में कौन सी शर्त का होना जरूरी है। तो क्या कोई बता सकता है कौन सी शर्त का होना जरूरी है? डबल बॉन्ड। तो अगर किसी यौगिक में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो वो एडिशन पॉलीमर बना सकता है। तो हम नोट में लिख लेंगे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो हमसे वो क्वेश्चन पूछेगा नीचे दिए हुए यूनिट में से कौन एडिशन पॉलीमर बना सकता है। तो हम फौरन कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को चेक करेंगे। जिसमें भी हमको डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मिल गया वो एडिशन पॉलीमर बना सकता है। अब दूसरी बात, ये हमारा मोनोमर है, मोनोमर मास, और हमने इसकी एन यूनिट का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। तो मोनोमर का कुल मास पॉलीमर के मास के बिल्कुल बराबर होगा। मतलब हमने 1 किलो यूनिट डाली तो 1 किलो पॉलीमर बनेगा। 2 किलो डाली, जैसे हमने 10 किलो इथीन ली तो पॉलीथीन कितने किलो बनेगी? 10 के। मतलब पॉलीमर का मोलर मास मोनोमर के कुल मास के इक्वल हो। क्लियर? लिख डालो, मोनोमर मास इंटू एन इज इक्वल टू पॉलीमर मास।
मतलब उसका मास ना तो कम होगा ना ज्यादा होगा। हमने 1 किलो आटा लिया तो बताओ कितनी रोटी बनेगी? 1 किलो, तो एडिशन पॉलीमर। अब हम चलते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमर को हिंदी में कहते हैं संघनन बहुलक। संघनन बहुलक, और इधर इसको कहते हैं स्टेप ग्रोथ, और हिंदी में कहते हैं पद वृद्धि। तो इसमें क्या होगा, एक ही 2 यूनिट आपस में जुड़ेंगी, फिर तीसरी यूनिट जुड़ेगी, फिर चौथी, फिर पांचवी, फिर छठवीं, जबकि ऊपर वाले में एक साथ खूब सारी यूनिट जुड़ जाएंगी, इसलिए इसको स्टेप ग्रोथ कहते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन आएगा कि कंडेंसेशन पॉलीमर बनाने के लिए कंपाउंड में क्या जरूरी है, क्या होना चाहिए? कंडेंसेशन या एक भाई होना चाहिए या 2? अलग अलग भाई कंपाउंड में अलग। 2। भाई मतलब भाई एक ही कंपाउंड में 2 फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए या अलग अलग 2 होने चाहिए? एक फंक्शनल ग्रुप में एक भी हो तो भी चलेगा सर। ऐसे थोड़ी चलेगा, घर पे कोई अपने बापू का राज थोड़ी है कि चल रहा है, अपन चला नहीं रहे, अपन पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं चलेगा। चलेगा तो तब होता है, ये सब ब्याह ब्याह में होता है जी, दामाद की शर्ट थोड़ी सस्ती आ गई, कोई बात नहीं चलेगी। शर्ट तो है, नहीं पढ़ाई सर, में इसमें चलता नायलॉन कभी 66 बनाते हैं तो उसमें तो नहीं। नहीं एमीन होता है एक में, पढ़ाई तो में दूसरे में सुनो तो कार्बोक्सिलिक सही, एसिड होता है। सुनो तो सही, पढ़ाई में कुछ न चलता कुछ नहीं है, एग्जैक्ट ही होना चाहिए तभी नंबर मिलते हैं। द्विक्रियात्मक समूह वाला यौगिक होना चाहिए, बाई फंक्शनल, बाई फंक्शनल ग्रुप वाला कंपाउंड होना चाहिए। अब आप जितने भी कंडेंसेशन पॉलीमर देखोगे, आपको उसमें 2 फंक्शनल ग्रुप दिखने लगेंगे। कंडेंसेशन पॉलीमर बनाने के लिए एक ही कंपाउंड में 2 फंक्शनल ग्रुप का होना जरूरी है। क्लियर? कोई डाउट? एक ही कंपाउंड में 2 फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए, एक ही कंपाउंड में। एग्जाम्पल जैसे नायलॉन वाला ही ले लेते हैं, क्योंकि ये 10th क्लास से ही पढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो पहली यूनिट ये है जिसको हेक्सामिथाइलिन डायमीन कहते हैं, और दूसरी यूनिट ये होती है। तो देखो क्या इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप हैं क्या? हाँ, 1 और 2 है, सेम और अलग से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, दोनों सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, पर होंगे 2 डेफिनेट। क्लियर? क्लियर भैया? आगे बढ़े। यस सर। एक 5वां क्लासिफिकेशन और है, और वो है मोनोमर के बेसिस पर, मोनोमर के आधार पर। मोनोमर के आधार पे क्या होता है कि अगर पॉलीमर बनाने वाली एक ही यूनिट है, एक ही यूनिट बार बार रिपीटेडली जुड़ती जा रही है, तो उसको कहते हैं कैसा पॉलीमर हर्षित? होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर का मतलब होगा एक ही यूनिट बार बार जुड़े, एक ही यूनिट बार बार जुड़े। लेकिन अगर 2 यूनिट अलग अलग जुड़ रही हैं, ठीक है ना, तो उसको कहेंगे कोपॉलीमर, डिफरेंट यूनिट। जैसे हर्षित 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 जुड़ता ही जा रहा है, तो कौन सा पॉलीमर? होमोपॉलीमर। और अगर हर्षित प्रदीप हर्षित प्रदीप हर्षित प्रदीप, तो कैसा पॉलीमर? कोपॉलीमर, क्योंकि 2 यूनिट है ना।
दो डिफरेंट यूनिट मिलकर अगर एक पॉलीमर बनाती हैं तो हम उसको कोपॉलीमर कहते हैं, और सेम ही यूनिट बार बार रिपीट होती है तो हम उसको कहते हैं होमोपॉलीमर। बढ़े आगे। तो हम सबसे पहले एडिशन पॉलीमर के एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात और कंडेंसेशन की रह गई भैया, इंपॉर्टेंट बात यह रह गई कि कंडेंसेशन पॉलीमर का जो मास है, कंडेंसेशन पॉलीमर का जो मास है वो मोनोमर से कम होगा। कंडेंसेशन पॉलीमर का मोलर मास उनकी यूनिट से कम होगा क्योंकि कुछ छोटे मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे। मोलर मास ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर इज लेस देन मोनोमर। संघनन बहुलक का अणुभार उसके एकलक से कम होगा, उसके एकलक यानी मोनोमर से कम होगा। तो हम पढ़ेंगे कौन से पॉलीमर, एडिशन पॉलीमर। तो इसके लिए मैं बच्चों को कभी कभी एक लाइन बोल देता हूं और वो ये है कि इसके 11 एग्जाम्पल है। इससे फायदा ये होता है कि हमारे दिमाग में एक थीम बैठ जाती है कि कितने तो याद होने ही चाहिए, 11 पॉलीमर तो होने ही चाहिए एडिशन। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं 11 पॉलीमर की कहानी नंबर 1। और पहला है पॉलीथीन। और जिन पॉलीमर में पॉली लगा हुआ है, जिन पॉलीमर में पॉली लगा हुआ है उस पॉली को हटाने से उसकी यूनिट का पता लग जाता है। तो कोई बता सकता है कि इसकी बेसिक यूनिट क्या है? इसकी बेसिक यूनिट एक इथीन है। जब हम इथीन के एन मॉलिक्यूल की रिएक्शन किसी पेरोक्साइड की प्रेजेंस में करते हैं तो ये पॉलीथीन में कन्वर्ट हो जाता है। ये पॉलीथीन में बन गया है और आपको कोई ज्यादा वो नहीं करनी, इसमें कोई ज्यादा चक्कर नहीं होता, सिर्फ बॉन्ड को आपको खोलना है। आपको बॉन्ड को सिर्फ खोलना ही खोलना है। और ये जो पॉलीथीन बनी है ये एलडीपी है। एलडीपी का मतलब होता है लो डेंसिटी पॉलीथीन। और हमने देखा होगा समय समय पर गवर्नमेंट है, समय समय पर गवर्नमेंट प्लास्टिक की थैली पर रोक लगा देती है। क्या लगा देती है? रोक लगा देती है। तो वो पॉलीथीन जिस पर रोक लगाती है वो एलडीपी होती है। अगर हम यही रिएक्शन, और ये वाली रिएक्शन ना फ्री रेडिकल से होती है, लेकिन अगर हम इसको जिगलर नाटा की प्रेजेंस में कराते हैं, जिगलर नाटा एक देख सकते हो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, और इसकी प्रेजेंस में जो पॉलीथीन बनती है उसको हम एचडीपी पॉलीथीन कहते हैं। इसका मतलब हो गया हाई डेंसिटी पॉलीथीन। इस पे गवर्नमेंट रोक नहीं लगाती है। तो जब रोक लग जाती है तो वो लोग एलडीपी को एचडीपी के नाम से बेचने लगते हैं। और जैसे ही गवर्नमेंट को पैसा मिल जाता है गवर्नमेंट फिर से रोक हटा लेती। ठीक है, क्या हुआ? आगे बढ़े। और पॉलीथीन का यूज क्या है? जनरली ये पैकिंग मटेरियल में काम आती है। जनरली ये पैकिंग मटेरियल्स में काम आती है और यूज भी नहीं पूछा जाता। जो दूसरे हमारे है उसका नाम है पॉलीप्रोपाइलीन। पॉलीप्रोपाइलीन को बाजार में कोयलीन के नाम से बेचा जाता है। अब देखो इसकी बेसिक यूनिट क्या होगी?
इसकी जो बेसिक यूनिट है वो होती है प्रोपीन, कोयलिन, प्रोपाइलिन इसका कॉमन नेम है प्रोपीन का। इसके एन मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे और एन मॉलिक्यूल रिएक्ट करके देखो ऐसे भैया खुल जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना, डबल बॉन्ड आपको तो कुछ करना ही नहीं है एक्चुअल में। आपको तो कॉम्पिटिटिव देना है, क्वेश्चन वो बेचारा देगा, आंसर वो बेचारा देगा। मैं तो सिर्फ इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में कलेक्ट करना है। तो देखो पॉलीप्रोपाइलीन बन गई है, ये उससे थोड़ी हार्ड होती है और इससे बैग वगैरह बनाए जाते, प्लास्टिक के बैग वगैरह बनाए जाते। अगर हम पॉलीथीन के बैग बना देंगे तो मालूम पड़ा हम कहीं घूमने जा रहे हैं, बैग जैसे पॉलीथीन रास्ते में सब्जी लाते में फट जाती है, फिर हम बटोरते रहते हैं आलू और प्याज को। ऐसे ही रास्ते में अगर हम कहीं टूर पे जा रहे हो और पॉलीथीन का बैग ले जाएं तो रास्ते में सब बिखर जाएगा। तो थोड़ी मजबूत प्लास्टिक की जरूरत पड़ती है जिसको हम कहते हैं पॉलीप्रोपाइलीन। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डेवलप हुआ कि ये कैटायनिक पॉलीमर है या एनायनिक पॉलीमर। ये कैटायनिक मैकेनिज्म से बनेगा या एनायनिक मैकेनिज्म। तो कोई बता सकता है कि कौन सी मैकेनिज्म से बनने वाला है? तो बहुत ही आसान कहानी है। कैसे पता लगा? कैटायनिक कैसे पता लगा? इलेक्ट्रोफिल्स होते हैं। तो बहुत ही आसान सी बात है, आप देखो उसमें डोनर ग्रुप लटका है या एक्सेप्टर ग्रुप? डोनर ग्रुप। अगर डोनर ग्रुप लटका हुआ है तो कैटायनिक, और एक्सेप्टर ग्रुप लटका है एनायनिक। तो अब ये कौन सी मैकेनिज्म से एक पार्टिकल रिएक्ट करेगा? तो मैंने एक बार में ही सारे पॉलीमर्स का बता दिया है आपको कि कौन सी मैकेनिज्म से करेगा। तो बार बार हम ये डिस्कस नहीं करेंगे कि ये कैटायनिक है कि एनायनिक। क्लियर? अब बताओ ये कोपॉलीमर है या होमोपॉलीमर? होमोपॉलीमर। क्योंकि सेम यूनिट से बन रहा है, एक ही यूनिट तो बार बार रिपीट हो रही है, तो होमोपॉलीमर। तीसरे पॉलीमर का नाम है पॉलीवाइनिल क्लोराइड या पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसको हिंदी में पीवीसी के नहीं, शॉर्ट में पीवीसी के नाम से जानते। क्योंकि पॉली लगा हुआ है तो इसकी यूनिट का पता खुद ही चल गया। इसके एन मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करके बीच में से बॉन्ड को खोल देंगे, तो हमें मिल जाएगी पीवीसी। हमें मिल जाएगी पीवीसी, और इस पीवीसी से हम क्या बनाएंगे? इस पीवीसी से पाइप बनेंगे और चप्पल बनेंगी। ठीक है ना? चप्पल और पाइप बनते हैं मेन, चप्पल मारने के और पहनने के काम आएगी। ठीक है ना? कोई डाउट? बड़े भैया हम चलते हैं फोर्थ पॉलीमर की तरफ। और फोर्थ पॉलीमर का देखो, थोड़ी देर में आपको, अगर आप मेरे साथ साथ चलोगे तो थोड़ी देर में आपको ये पता लग जाएगा कि ये पेपर में आएगा कि नहीं आएगा। अगले पॉलीमर का नाम है ऑर्लॉन। तो क्या ऑर्लॉन से उसकी यूनिट का पता चल रहा है? नहीं। तो ये एग्जाम में आ सकता है। ठीक है ना? ऑर्लॉन को बनाने के लिए, वैसे इसका नाम पान भी है, पान की फुल फॉर्म है पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, पर इससे इसके नाम का पता लग जाता है। इसलिए अगर आपसे वो यूनिट पूछेगा तो पान कभी नहीं कहेगा। ठीक है ना? नहीं तो आप फट से पान खाकर बता दोगे
कि भैया पॉली एक्राइलोनाइट्राइल है तो नाइट्राइल है, एक्राइलोनाइट। तो वो पूछेगा ऑर्लॉन की बेसिक यूनिट क्या है, एक्रिलोनाइट्राइल। और इसका काम क्या है भैया, इस ऑर्लॉन से क्या काम किया जाएगा बरसाती कोट। प्रदीप बाबू? है वूलन क्लॉथ। आर्टिफिशियल। पहले तो तुम आपस में डिसाइड कर लो क्या करेंगे। कि बरसात में जाएंगे, इससे ऊन बनती है, ऊन और कंबल। ऊन का मतलब स्वेटर और कंबल बनाए जाते हैं, ठीक है। हम ऊन का क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, है? स्वेटर बनाएंगे। स्वेटर का क्या काम, क्या काम आरजू स्वेटर का? क्यों पहनते हैं भैया, सर्दी क्यों नहीं लगती? ऊन से सर्दी नहीं लगती, ये क्या रिलेशन हुआ? गैस कंडक्टर है। ये गर्मी देता है या नहीं? लगती अगर आ जाए पेपर में कि क्या ऊन गर्मी देती है या नहीं, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स वो रोक लेती है गर्मी, देती नहीं है। ये गर्मी देती नहीं है, सिर्फ इंसुलेटर होती है, तो हीट को पास नहीं होने देती, तो हमारे बॉडी की हीट बाहर नहीं जाती। ओके, तो पांचवा, जो पांचवा पॉलीमर है उसका नाम है पम्मा। पम्मा के फुल फॉर्म है पॉली मैथा, नहीं मिथाइल मैथा, पॉली मैथा एक्रिलेट। और इससे काम क्या आती है, ये काम आती है ऑप्टिकल लेंस बनाने में। इससे हम प्रकाशिक लेंस बनाते हैं, ऑप्टिकल लेंस बनाते हैं। और इसकी बेसिक यूनिट ये होती है, पॉलीमर में तो कोई दम नहीं है, तो तुमसे यूनिट पूछी जा सकती है, या ये पूछा जा सकता है कि भैया ऑप्टिकल लेंस किसके बनेंगे, तो पम्मा के। ऑप्टिकल लेंस किसके बनेंगे, पम्मा के। इसको प्लेक्सी ग्लास भी कहते हैं, इससे खिड़कियां भी बनती हैं। इसको प्लेक्सी ग्लास के नाम से भी जाना जाता है, प्लेक्सी। अब ऐसे क्वेश्चन जीके जर्नल साइंस में आ सकते हैं कि प्लेक्सी ग्लास की बेसिक यूनिट क्या है, या प्लेक्सी ग्लास का यूज किसमें करते हैं। तो हमने 5 पॉलीमर पढ़ लिए हैं। अब कोई बता सकता है कि कितने और रह गए हैं, कितने और रह गए? तो कोई भी बता सकता है, अभी 6 और रह गए, ठीक है। तो हम जो छठवां पढ़ रहे हैं वो बच्चा बच्चा जानता है भारत का, और उसका नाम है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन का यूज सब जानता है बच्चे बच्चे, क्योंकि सब गवार हैं, सबसे रोटियां जल जाती हैं। तो नॉन स्टिक कुकवेयर बनाने में, तो क्या प्रदीप वास्तव में इसमें रोटियां नहीं जलती? नॉन स्टिक तो फिर काम होती क्या? है इसमें नहीं। नहीं, तो इसका काम क्या है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। क्या होता है कि रोटियां जलती कैसे हैं, इसके लिए रोटी का पकना समझना होगा। जब हम रोटी को तवे पर डालते हैं और रोटी जहां पर ज्यादा हीट लग रही होती है वहां से जल जाती, मतलब रोटी कहीं हमने जोर से गुस्से में पटक दी, ठीक है ना, कोई गुस्सा आई रोटी बनाते बनाते और हमने जोर से मार दी,
तो वो रोटी क्या होगी, तवे से ज्यादा चिपक जाएगी, और ज्यादा चिपक जाएगी तो जहां पे ज्यादा चिपकेगी वहां पे ज्यादा हीट मिलेगी, तो वहीं से जल जाएगी। तो अब ये क्या करता है, उस हीट को यूनिवर्सल फैलाता है। तो अब फिजिक्स में क्वेश्चन आ सकता है कि क्या टेफ्लॉन हीट कंडक्ट करता है? करता है क्या हर्षित? लग रहा अरे है करता तो है, तभी तो रोटी बन रही है? तो ये हीट का कंडक्टर होता है। और इसकी जो इसका दूसरा नाम भी है पॉली टेट्रा फ्लोरोइथीन। टेफ्लॉन की जो बेसिक यूनिट है उसका पॉलीमर का दूसरा नाम है पॉली टेट्रा फ्लोरोइथीन। तो इसमें भी अगर किसी की रोटी जल जाए तो इसका मतलब बहुत ही बदमाश बच्चा है और उसको रोटी बनानी नहीं चाहिए, है? तो जलती वलती तो है पर जल्दी नहीं जलती बस। इसलिए तवे को क्या होता है, बार बार पत्थर से रगड़ना पड़ता है, क्योंकि उस पे जो कार्बन लग जाता है उससे रोटी जल्दी जलती है। हटा दो तवे को। और अब बचे हैं हमारे पास कुल 5 पॉलीमर, और अब हम चल रहे हैं 7th पॉलीमर की तरफ। नाम है पॉलीस्टाइरीन। तो बताओ क्या ये पेपर में आ सकती है क्या पॉलीस्टाइरीन? है? नहीं आ सकती, क्योंकि नाम से ही पता लग रहा है कि इसकी बेसिक यूनिट क्या है। कम से कम बेसिक यूनिट तो नहीं पूछने वाला। और ये है स्टाइरीन, और स्टाइरीन की बेसिक यूनिट ऐसे बन जाएगी और ये ऐसे खुल भी जाएगी, और जो पॉलीमर बनेगा उसका नाम होगा पॉलीस्टाइरीन, और इससे बनाई जाएगी बोतल। सुना होगा टप्पर बेयर की बोतल, कंपनी का नाम है। तो वो बच्चों की जो दूध पीने की बोतल होती है वो इससे बनाई जाती, क्योंकि पॉलीथीन से बनी हुई बोतलें खराब होती, उसमें से लगातार इथीन निकलती रहती। अगर आप प्लास्टिक की थैली में कच्चे फलों को रख दो तो फल पक जाते। तो फलों को, अगर आपने पके हुए फलों को प्लास्टिक की थैली में रख दिया है तो डेफिनेट जल्दी खराब हो जाएगी, क्योंकि उसमें से लगातार गैस निकल रही। तो ये है अपनी पॉलीस्टाइरीन, और इससे बनेंगे बच्चों के दूध की बोतल और रेफ्रिजरेटर की लाइनिंग। रेफ्रिजरेटर की लाइनिंग बनेगी। आगे बढ़े भैया। अरे बढ़े क्या आगे? ओ भाई लोगों, 8वीं तो कितनी बची? 4 बची। तो अब हम देख रहे हैं नेचुरल रबर। नेचुरल रबर की बेसिक यूनिट यह होती है, और इसको आइसोप्रीन के नाम से जाना जाता है। इसको आइसोप्रीन के नाम से जानते। क्लियर? आगे बढ़े। अगर हम इसका सिंपल पॉलीमराइजेशन करते हैं, सिंपल पॉलीमराइजेशन,
तो ये हमको ऐसे बनाकर देगी पॉलीमर, डबल बॉन्ड बीच में चला जाएगा और ये बन गई हमारी नेचुरल रबर। ये हमारी बन गई है नेचुरल रबर। और नेचुरल रबर में इलास्टिकनेस होती है, नेचुरल रबर में इलास्टिकनेस मिलती है। लेकिन अगर हम इसको जिगलर नाटा के प्रेजेंस में बनाते हैं, और जिगलर नाटा एक हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट है, जब हम जिगलर नाटा की प्रेजेंस में बनाते हैं तो ये ट्रांस पॉलीमर बनता है जो ज्यादा टफ होती है, और उस रबर का नाम है गुट्टा, गुट्टा पर्चा पर। गुट्टा पर्चा रबर होती है और इसको दांत में भरते हैं, टूथ में भरते हैं। जब दांतों में छेद हो जाते हैं तो पैसे वाले लोग सोना और चांदी भरवाते हैं और गरीब लोग गुट्टा पर्चा भरवाते जब दांतों में छेद हो जाते। ठीक है, कोई डाउट है इतने में? आगे बढ़े। अब हम चल रहे हैं 9th पॉलीमर की तरफ। यहीं पे एक नोट और लिख लो, नोट और लिख लो। बोलो भैया नोट। जब नेचुरल पॉलीमर को, नहीं, नेचुरल रबर को सल्फर के साथ डालकर गर्म करते हैं तो इसका वल्केनाइजेशन हो जाता है। सल्फर के साथ डालकर गर्म करने पर नेचुरल रबर का वल्केनाइजेशन हो जाता है, और वल्केनाइजेशन से उसके घिसने की और चलने की ताकत बढ़ जाती, घिसने की और चलने की ताकत बढ़ जाती, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बियर एंड टियर स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। वियर एंड टियर स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात और होती है, और वो इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि इस पर अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक नहीं करते, तो ये अब बायोडिग्रेडेबल नहीं रहे, अब ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होती। क्लियर है भैया? सल्फर के रिएक्ट करने के बाद में सल्फर से क्रॉस बॉन्ड बनने की वजह से ये बायोडिग्रेडेबल नहीं रह पाती है। है नहीं, वल्केनाइज्ड रबर चलती है। बढ़ जाएगी क्या सर इसकी? क्या वल्कनाइजेशन? बताते? तो वल्केनाइजेशन में होगा तो ये वाला बॉन्ड तो जाएगा टूट, ये वाला, और सल्फर दो के बीच में ऐसे क्रॉस लिंक्ड हो जाएगी, ऐसे करके। ठीक है, क्लियर है? सल्फर दो रिंग्स के बीच में क्रॉस लिंकेज बना लेगी, और क्रॉस लिंकेज बनाने की वजह से अब इसकी ताकत बढ़ गई है, और सल्फर एंटी फंगल होता है, सल्फर फंगल डिजीज को खत्म करता है। इसलिए अगर किसी को फंगल डिजीज हो गई है तो कुछ जगह पानी में सल्फर निकलता है, उस पानी से नहाने से फंगल डिजीजें कम हो जाती। और 9th नंबर की रबर का नाम है नियोप्रीन रबर। 9th नंबर की रबर का नाम है नियोप्रीन रबर। ये वल्केनाइज्ड हो गई है, मतलब ये वाली स्ट्रक्चर यहां बना दिया, आलस आ गया स्ट्रक्चर बनाने में हमको। बढ़े आगे।
तो नेक्स्ट जो यूनिट हम पढ़ने वाले हैं रबर, वो है नियोप्रीन। और नियोप्रीन में बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। वो हमसे पूछता है कि नियोप्रीन की बेसिक यूनिट क्या है। तो बहुत सारे बच्चे आइसोप्रीन आवाज लगा देते, पर इसकी यूनिट आइसोप्रीन नहीं, क्लोरोप्रीन होती है। तो जब हम इस क्लोरोप्रीन की स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये हमको ऐसी दिखेगी। बिल्कुल कोई फर्क नहीं है, सिर्फ CH3 की जगह पर, सिर्फ CH3 की जगह पर क्या लगा हुआ है, Cl लगा हुआ है। और इसके लिए जो कैटालिस्ट होता है वो पोटेशियम, तो ये कैटालिस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। और इससे बेल्ट बन जाती है, इससे स्टॉपर बन जाता है, स्टॉपर बन जाता है। तो ये कैटालिस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है कि नियोप्रीन रबर को किस कैटालिस्ट की प्रेजेंस में बनाया जाता है। पोटेशियम पर सल्फेट के प्रेजेंस में बनाया जाता है। अब हम सब जानते हैं कि हम कितने पॉलीमर्स को पढ़ चुके हैं, 9। तो अब कोई भी गवार बच्चा भी बता सकता है कितनी बची हैं। और तुम लोग तो होशियार हो। तो अब 10वीं बची है, कौन सी, ब्यूना एस, ब्यूना एस। और ब्यूना एस में ही इसकी सारी यूनिटों का नाम लिखा हुआ है। इसको कहते हैं ब्यूटाडाइन, सोडियम कैटालिस्ट और स्टायरीन। ये 3 यूनिट इसमें रिएक्ट करती। तो ब्यूटाडाइन की स्ट्रक्चर तो सब जानते हैं, ऐसी होती है। और सोडियम तो कैटालिस्ट है ही। और स्टायरीन हमने आज ही एक पॉलीस्टायरीन बनाई थी। अब इनका आपस में सोडियम के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, तो ये बॉन्ड तो बीच में आ जाता है पहली बात तो ये तो देखो ब्यूटाडाइन की स्ट्रक्चर बन गई। अब यहाँ पे जो जिसमें बच्चा डूबता है वो ये है कि ये वाला कार्बन अंदर रहेगा या रिंग वाला। तो कोई बता सकता है? रिंग बाहर वाले पर लगेगी या अंदर वाले पे? अंदर वाले पे। तो रिंग अंदर वाले पर लगती है। और इसमें मैं भी कई बार डूब जाता हूं। इसमें मैं भी कई बार डूब जाता हूं। तो भैया ध्यान से करना, रिंग अंदर वाले पर लगती है यहां। और इससे जो रबर बनी उसको कहेंगे ब्यूना एस। बिल्कुल। और इससे हम बनाते क्या हैं, ब्यूना एस से हम बनाएंगे क्या? और इसको ना SBR रबर भी कहते हैं, स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर। तो ब्यूना एस का नाम बदलकर कर दिया है। और इनका रेशियो 3:1 होता है, ये 3 रेशियो में और ये 1 रेशियो। इससे हम बनाते हैं टायर, ट्यूब और बबल गम। इससे टायर, ट्यूब और बबल गम बनाई जाती। तो टायर में और बबल गम में सिर्फ इतना ही फर्क होता है, जब हम ब्यूना एस को एक आयरन के फ्रेम के ऊपर चढ़ा देते हैं तो टायर बन जाता है।
और उसको ऐसे ही पैक कर दे तो बबल गम बन जाती। तो कभी रात को बबल गम खाने का मन करे और दुकान खुली नहीं हो तो कैसे बबल गम खाई जा सकती है? पड़ोसी के टायर का एक बटका मारकर 2 चम्मच चीनी डालकर चबाने से हमको बबल गम का स्वाद आएगा। उसमें तो टेस्ट आएगा ही आएगा। सोचो, इमेजिन करके देखो उसके टायर से क्या क्या फ्लेवर लगे हुए होंगे, है? रोज नया नया फ्लेवर। आज हॉर्स फ्लेवर, सर ये कल डॉगी एबीएस फ्लेवर अलग होता है, यही होता है। इसको एबीएस भी कह देते। है। एसबीआर को ही कहते हैं एबीएस। हाँ, एबीएस तो अलग है सर। अब भी हम देखते हैं एबीएस को। तो एक तो एबीएस ब्रेक सिस्टम को कहते हैं, नहीं, वो एक्रिलोब्यूटेड। तो एंटी ब्रेक सिस्टम। रबर है? में तो आता है ना सर एबीएस। एबीएस रबर अब में ये तो आता है, अलग तभी होती है। एबीएस इसको कहते तो है, पर एक एबीएस रबर और भी है, एक्रिलोबिटाडाइन रबर भी है, और वो अगली वाली है। तो अगली वाली का नाम है ब्यूना एन। अब इसमें और इसमें क्या फर्क है? बस इतना सा फर्क है कि इसमें हम उसकी जगह पर एक्राइलोनाइट्राइल ले लेते हैं। अब बताओ दोनों में से कौन स्ट्रोंगर होगी? दोनों में से कौन स्ट्रोंगर होगी? क्योंकि उसमें ब्रांचिंग बड़ी है और इसमें ब्रांचिंग छोटी है, तो इसकी ये टफनेस ज्यादा होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये सॉल्वेंट से रिएक्ट नहीं करती, तो इससे गैस पाइप बनाए जाते हैं, इससे पेट्रोल पंप के पाइप बनाए जाते हैं। जो पेट्रोल पंप के पाइप होते हैं वो कोई नॉर्मल रबर से नहीं बनते हैं, क्योंकि पेट्रोल में ज्यादातर रबर डिसॉल्व हो जाती है। तो जो केमिकल के ड्रम होते हैं वो ब्यूना एन से बनाए जाते हैं। बड़े भैया आगे आगे बढ़े क्या? जी सर। ठीक है, तो इस पे से एबीएस हटाकर अब लिख लो एबीएस की फुल फॉर्म। और एबीएस में तीनों कंपाउंड होते हैं, ये तीनों, दोनों को मिलाकर कहते हैं, इन दोनों को मिलाकर कहते हैं एबीएस रबर। और ये कोपॉलीमर है, मतलब ब्यूना एस और ब्यूना एन को मिलाकर एबीएस रबर कहते हैं। इसलिए कुछ किताबों में इनके आगे एबीएस रबर भी लिखा हुआ मिलता है। एबीएस की बेसिक यूनिट तीनों है, मतलब एक रिंग लटक गई, वो ब्रेक बनाने के काम आती, हटा दे तो देखो कितनी हो गई हमारे एडिशन पॉलीमर। कितने हो गए? 11 हो गए क्या? है? तो 11 पॉलीमर हमारे बन गए। यहां पर मैं आपको 2 पॉलीमर और सिखा देता हूं, पर वो एक्चुअल में एल्काइंस का टॉपिक का है। अगर हम एल्काइंस को कॉपर और आयरन रेड हॉट ट्यूब से गुजारते हैं तो बिल्कुल एग्जाम में ऐसे आएगा कि क्या बनेगा। अगर हम ये रिएक्शन एग्जाम में आ जाए तो इससे क्या बनेगा? बेंजीन। इससे बेंजीन बन जाती है। तो इसका मतलब हुआ कि आपको घर से ये 3 रटा हुआ होना चाहिए। अगर आपके घर से ये 3 रटा नहीं है तो आपको कभी भी 3 पता नहीं लगेगा
और इस जन्म में तो बेंजीन बनेगी नहीं, और अगले जन्म का पता नहीं, अगले जन्म में वो हमको अनपढ़ बना दे, वो कहे मैं पिछले जन्म में तुझे टाइम दिया था, तूने पढ़ा ही नहीं, अब अगले इस जन्म में दूसरे। और अगर कैटालिस्ट बदल दिया हमने तो क्या बन गई? साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन बन गई। ये एरोमेटिक नहीं है और वो एरोमेटिक है। तो आप इसको 12वां पॉलीमर लिख सकते हैं। फिर से वही दो कहानी है हमारी, कॉपर और आयरन के ट्यूब। फिर से उसमें 3 ही रिएक्ट करेंगे, इसमें तो 3+ रिएक्ट करेंगे और इसमें हमेशा 4 यूनिट रिएक्ट करेंगे। तो भैया इसमें तो क्या बन जाएगी? इसमें बन जाएगी ये, और इसका नाम होगा क्या? मेसेटिलीन। इसका नाम मैसेटिलीन है। जबकि इससे बन जाएगा एक टेढ़ा मेढ़ा सा कंपाउंड। एक छोड़कर एक CH3 आते जाएंगे। बना डालो। पहली 3 रिएक्शन इंपॉर्टेंट हो सकती है, चौथी रिएक्शन कभी भी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो सकती। इस मैसेटिलीन में कभी कभी क्वेश्चन यह आ जाता है कितने टर्सरी हाइड्रोजन है? मैसेटिलीन कंटेन हाउ मेनी टर्सरी हाइड्रोजन? तो कोई बच्चा बता सकता है कि मैसेटिलीन में कितने टर्सरी हाइड्रोजन होंगे? 0। तो मैसेटिलीन में एक बच्चा बता रहा है कि भैया 0 टर्सरी हाइड्रोजन है। क्या सही है? तो देखो ये वाले कार्बन टर्सरी कार्बन है और यहां पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है। ये वाले प्राइमरी कार्बन है और ये वाले सेकेंडरी कार्बन। तो इसमें कभी कभी ये हाइड्रोकार्बन का क्वेश्चन हो सकता है। प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्सरी कार्बन, 3 3 और 3, ठीक है ना? प्राइमरी हाइड्रोजन कितने? 9 प्राइमरी हाइड्रोजन। सेकेंडरी कितने? 3। और ये कितने? 0। प्राइमरी कार्बन 3, सेकेंडरी 3, टर्सरी भी 3, पर हाइड्रोजन की नंबर प्राइमरी 9, सेकेंडरी 3, टर्सरी OH मत समझ लेना। क्लियर है कहानी? तो हमने 12 एडिशन पॉलीमर पढ़ लिए और अब हम पढ़ेंगे कंडेंसेशन पॉलीमर। तो ये आपका क्वेश्चन है, देख लो। अगर हम इसकी रिएक्शन निकेल साइनाइड से करा दें तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम क्या होगा? जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नेम क्या होगा? कोई बता सकता है बने हुए प्रोडक्ट का नाम? व्हाट इज नेम ऑफ दिस? है? बोलो भैया, कोई तो बताओ।
क्राउन ईथर जैसा दिख रहा है सर। क्राउन ईथर में ईथर तो है ही नहीं ऑक्सीजन, तो इसका CO2 नाम हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टा मिथाइल साइक्लो ऑक्टा टेट्रा इन। क्लियर? ऐसे कंपाउंड जब समय खाली हो ना और टाइम पास करना हो, और बच्चों को क्या है, इसी में ऐसी प्रॉब्लम कराने से ही लगता है यही असली वाला मास्टर है। जब ऐसी ऐसी टेढ़ी मेढ़ी प्रॉब्लम कराओ ना बच्चे को 5 टेढ़ी प्रॉब्लम कराने का मतलब आपकी 5% पॉपुलैरिटी बढ़ गई। बच्चों को लगता है कि आज फीस वसूल हुई है, आज हमने जो दिया है उसका कुछ लौट के आया है। ठीक है? क्या ये एरोमेटिक होगा? है? नहीं, क्यों नहीं है? ऐसी क्या कमी है? सुंदर नहीं है, इसके घर बार नहीं है, क्या है? है कि सर्दी बहुत है? क्योंकि ये हकल के रूल को फॉलो नहीं करता। किताबों में कई बार मैं देखता हूं वहां लिखा होता है कि इसकी बोर्ड शेप स्ट्रक्चर होती है, प्लेनर नहीं होता, इसलिए एरोमेटिक नहीं है। पर मुझे लगता है बेवकूफ भरी बात है कि नहीं? जब हकल रूल लगे रहे तो ये काहे की बोट जबरदस्ती घुसेड़ दिया। बच्चे को बोट नहीं समझाओ ना तो कहता टीचर ने कुछ बताया ही नहीं। जितनी भी किताबें पढ़ते हैं उसमें लिखा होगा इसकी स्ट्रक्चर बोट जैसी होती है, नॉन प्लेनर, इसलिए एरोमेटिक नहीं है। अरे जो हकल रूल को फॉलो नहीं करता उसकी होती ही नॉन प्लेनर। ठीक है कि नहीं? वो ऐसा मालूम है क्यों कहते हैं? ऐसा इसलिए कहते हैं कि इसमें कंप्लीट रेजोनेंस होती, और जनरली ये माना जाता है कि जिसमें कंप्लीट रेजोनेंस होती है तो कंप्लीट रेजोनेंस तभी होती है जब प्लेनर रिंग हो। तो अगर हम देखेंगे तो कंप्लीट, तो जब भी एरोमेटिक आपको देखना हो तो पहले अकल और फिर हकल, नहीं पहले हकल और फिर अकल। कंप्लीट रेजोनेंस का कंसेप्ट हकल रूल के बाद ही लगाना चाहिए, तो फिर आपको ये बोट की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी नाव अपने आप ही पानी में तैरेगी, और नहीं तो आपको तैरानी पड़ेगी। क्लियर भैया? तो हमारे आज एडिशन पॉलीमर पूरे हो गए हैं, और कल हम पढ़ेंगे क्या? क्या पढ़ने वाले हैं कल? कंडेंसेशन पॉलीमर। ठीक है भैया? एक दिन में एक चैप्टर खत्म करना अच्छी बात नहीं। तो कल कंडेंसेशन और बाकी सब पूरा।